Hello everyone. Today we are going to do the fourth part of our chapter, The Creation of an Empire. Aurangzeb in Deccan, AD 1681 to AD 1707. After the death of Shivaji, his son Sambhaji ascended the throne. Aurangzeb reached the Deccan in 1681. He was determined to crush the Marathas, but his efforts did not bear the desired results. Aurangzeb annexed Bijapur in 1686 and Golconda in AD 1687. In AD 1689, Sambhaji was also defeated, captured, and killed, but the Marathas continued to cause a lot of trouble. From AD 1700 to AD 1707, Aurangzeb remained in the Deccan. He died at Aurangabad in AD 1707 with little success but great loss of wealth and prestige. His absence from the north created disorder and weakened the empire. तो औरंगज़ेब जो था वो डेक्कन में मूव हो गया था 1681 से 1707 तक. शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे संभाजी ने राजगद्दी संभाली, दैट इज़ अब वो राजा बने. तो औरंगज़ेब जो था वो डेक्कन पहुंचा 1681 में. उसका मकसद ये था कि वो मराठास को वापस से रूल करेगा, दैट इज़ मराठास को हराकर उनकी टेरिटरीज पे वापस कब्जा करेगा और उनके ऊपर वापस से रूल करेगा. तो उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जैसा वो चाहता था वैसा हो नहीं पाया. तो औरंगज़ेब ने बीजापुर को 1687 में और गोलकोंडा को 1687 में अपने कब्जे में ले लिया. फिर 1689 में संभाजी को भी हरा दिया उसने, और हराने के बाद उनको बंदी बना लिया और फिर मार दिया. लेकिन भले संभाजी की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी अब मराठास के पास कोई लीडर नहीं था, लेकिन फिर भी मराठास जो थे वो लड़ते रहे. तो 1700 से लेकर 1707 तक पूरा टाइम औरंगज़ेब जो था वो डेक्कन में ही रहा, और फिर 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई. तो उस तरह से देखा जाए तो उसको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिली नहीं, लेकिन उसकी लॉस जो वेल्थ और प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ. और क्योंकि वो आगरा में नहीं था, डेक्कन में था, नॉर्थ में जो भी रिबेलियंस थे वो वहाँ पर रिवॉल्ट करते रहे, तो इस तरह से एम्पायर जो है वो काफ़ी वीक हो गया, काफ़ी डिसऑर्डर हुआ. लास्ट डेज ऑफ द एम्पायर. द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वेरी वीक एंड इनएफिशिएंट. One such king was Muhammad Shah AD 1719 to AD 1748, who kept himself surrounded by musicians and dancers. He therefore came to be known as Muhammad Shah Rangila, Muhammad Shah the Colorful. During his reign, Asaf Jahan created an independent kingdom at Hyderabad. Soon afterwards, the governors of Bengal and Awadh also declared their independence. They did not recognize the authority of the Mughal king. फिर औरंगज़ेब के बाद जो भी उसके सक्सेसर्स आए, दैट इज़ उसके बाद जो भी रूलर्स हुए, एम्परर्स हुए, वो लोग बहुत इनएफिशिएंट थे, बहुत वीक थे, वो पूरे एम्पायर को बहुत अच्छे से संभाल नहीं पाए. ऐसे ही एक किंग थे मोहम्मद शाह, जिन्होंने रूल किया 1719 से लेकर 1748 तक. उनके आसपास हमेशा गाने बजाने वाले लोग ही रहते थे, दैट इज़ सिर्फ वो महफिल ही सस्ती रहती थी, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो हमेशा सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करते रहते थे. वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या दूसरी टेरिटरीज़ को कॉन्कर करने की तरफ उनको कभी कोई अटेंशन नहीं होता था, कभी उनका ध्यान नहीं होता था. इसलिए उनको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता था कि इनको बस सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी है और इनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है. तो जिस टाइम पर असफ जहान का शासन था, वहाँ पर असफ जहान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया कि अब हम मुग़ल एम्पायर को नहीं मानेंगे, मुग़ल एम्परर्स के रूल्स को नहीं मानेंगे. उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और वो हैदराबाद के रूलर थे. तो हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया. फिर उसके बाद जो बंगाल और अवध के गवर्नर्स थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया. तो बंगाल और अवध जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो गए. तो इस तरह से मुग़ल एम्पायर जो थे उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करना बंद कर दिया, उनके रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिया.
Nadir Shah of Iran invaded India in AD 1739. He killed innocent inhabitants of Delhi and returned home with immense treasure, including the famous Kohinoor diamond and peacock throne of Shah Jahan. Nadir Shah's invasion was a terrible blow to the Mughal Empire. From this blow, it never recovered. फिर ईरान से नादिर शाह ने इन्वेड किया इंडिया में 1739 में. उन्होंने बहुत सारे कॉमन मैन को, बहुत सारे लोगों को मार दिया दिल्ली में, और बहुत कुछ वो लूट कर गए. तो जब वो वापस गए तो वो अपने साथ खूब सारा खजाना, खूब सारी दौलत ले गए, और जो पिकॉक थ्रोन था शाहजहां का वो भी ले गए, और कोहिनूर डायमंड जो था फेमस इंडिया का वो उसको भी ले गए. और ये नादिर शाह का जो हमला था, ये मुग़ल एम्पायर को इससे बहुत बड़ा झटका लगा, और उससे फिर मुग़ल एम्पायर कभी भी रिकवर ही नहीं कर पाया. उसके बाद कोई ऐसा पावरफुल एम्परर भी नहीं आया जो रिकवर कर पाता. द मुग़ल एम्पायर एट अ ग्लांस, फ्रॉम बाबर टू औरंगज़ेब. अब मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा था, एक के बाद एक बहुत सारे एम्परर्स हुए. तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक लेट्स सी इन शॉर्ट कि कौन कौन आया और किस किस ने कितने टाइम तक रूल किया. तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बाबर से. बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के लोदी डायनेस्टी को ख़त्म करके मुग़ल डायनेस्टी की मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था. तो बाबर ने रूल किया 1526 से लेकर 30 तक. फिर बाबर के बाद रूल किया हुमायूं ने. हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था. उसने रूल किया 1530 से 1540 तक, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक. तो 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल तक मुग़ल एम्पायर का रूल नहीं था इंडिया में. उस टाइम पर सूरी डायनेस्टी का रूल था. जो शेरशाह सूरी था उसने हुमायूं को हरा दिया था, और उसने 1540 से 1555 तक जो सूरी डायनेस्टी थी उसने रूल किया था. तो सबसे पहला था शेरशाह सूरी और उसके सक्सेसर्स जो थे उन्होंने 15 ईयर्स तक रूल किया. तो उन्होंने रूल किया 1540 से लेकर 1555 तक. फिर 1555 में हुमायूं ने वापस उनको हरा दिया और वापस से कैप्चर कर लिया थ्रोन. तो 1555 से लेकर 1556 तक वापस से हुमायूं ने रूल किया. फिर हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था अकबर. अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था. तो 13 ईयर्स की एज में उसने वो किंग बन गया था, और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने रूल किया. तो पूरे मुग़ल एम्पायर में अकबर ने सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया. और अकबर जो था वो बहुत अच्छा रूलर प्रूव हुआ, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. लोग भी उससे बहुत खुश होते थे, नोबल्स भी जो है वो उससे खुश थे. तो ओवरऑल अकबर का जो टाइम पीरियड था वो मुग़ल हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है. फिर अकबर के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने रूल किया. 1605 से लेकर 1627 तक. फिर शाहजहां जो थे वो जहांगीर का बेटा था. शाहजहां ने रूल किया 1628 से लेकर 1658 तक. और फिर उसके बाद औरंगज़ेब ने रूल किया. औरंगज़ेब ने भी बहुत लंबा पीरियड रूल किया. उसने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया. तो ओवरऑल अकबर और औरंगज़ेब दोनों ने ही एक लंबे टाइम के लिए रूल किया, लेकिन अकबर वॉज मोर सक्सेसफुल क्योंकि उससे कॉमन जो लोग थे वो भी बहुत खुश रहते थे, नोबल्स भी बहुत खुश रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा चलता था. लेकिन औरंगज़ेब के शासनकाल में लोग उससे खुश नहीं रहते थे. रिवॉल्ट जगह जगह पर होते रहते थे और उसको बहुत सप्रेस करना पड़ता था. उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा. राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. The English had developed 3 major trading centers at Mumbai, Kolkata and Chennai. But the East India Company could not make much advance till the death of Aurangzeb in AD 1707. The French had also formed the French East India Company in AD 1664. The English and the French were at war in India many times. After the Battle of Plassey in AD 1757, the English became the leading power in India.
The Great Uprising of 1857 resulted in the transfer of power from East India Company to the British Crown. The last last Mughal emperor Bahadur Shah was imprisoned and exiled to Rangoon, where he died in AD 1862. तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो 1600 में इंडिया में आए थे, जिस टाइम पर जहांगीर का रूल था। लेकिन जब तक मुगल एम्पायर पावरफुल रहा, दैट इज़ औरंगज़ेब की डेथ तक, तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा इंडिया पर अपना रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं कर पाए वो अपने आप को। तो तब तक उन्होंने 3 ट्रेडिंग सेंटर्स अपने इस्टेब्लिश कर लिए थे। एक था मुंबई में, जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और दूसरा था कोलकाता में, जिसको कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, और तीसरा था चेन्नई में, जिसको पहले मद्रास बोला जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ये 3 सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए थे। फिर 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने पावर को एक्सपांड करना स्टार्ट करा, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद कोई भी रूलर इतना पावरफुल नहीं आया कि जो वो उनको एक्सपांड करने से रोक पाता। और जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1664 में। तो इंग्लिश और फ्रेंच लोगों का आपस में यूजुअली वॉर हुआ करता था पावर को लेके, कि इंडिया की कौन से पार्ट में कौन ज़्यादा ट्रेड करेगा, कौन अपने ज़्यादा रूल्स इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये उनका हमेशा वॉर चलता रहता था। फिर उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंग्लिश जो है वो एक पावरफुल वो बहुत पावरफुल हो गए इंडिया में, और उन्होंने लीड करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी टाइम तक वो अपना रूल, उन्होंने करीब 100 साल तक उन्होंने अपने रूल्स चलाए। उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट्स हुए, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। तो उन रिवॉल्ट्स को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से सारे पावर्स जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। दैट इज़ उस टाइम पर जो जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने सारे पावर्स को अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने वहाँ से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह, तो बहादुर शाह को उन्होंने कैद में डाल दिया और उनको रंगून भेज दिया। रंगून जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है, आज हम उसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो वो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया और वहाँ उनको बंदी बना के रखा, और वहाँ पर उनकी 1862 में डेथ हो गई। द एक्सपोर्ट ट्रेड। द मुगल्स मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन सेंट्रल एशिया. For example, when the Turks tried to invade Iran, which was a Shia state, the Mughals extended support to it. They knew that the prosperity of their country depended on trade. They made every effort to maintain trade relations with Central Asia, West Asia and other countries. अब मुगल्स की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया में उन्होंने अपने पावर को काफ़ी बैलेंस किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुर्क्स ने ईरान पे हमला किया, तो ईरान जो था वो शिया स्टेट था। शिया मतलब मुस्लिम्स की 2 कम्युनिटीज़ होती हैं मेजर, शिया और सुन्नी। तो वो शिया स्टेट था, दैट इज़ वहाँ पर शिया मुस्लिम्स हुआ करते थे। तो मुगल्स ने उनको सपोर्ट किया ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रख सकें, और मुगल्स का जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो पाए, क्योंकि मुगल्स को ये पता था कि उनकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो ट्रेड पे काफ़ी डिपेंडेंट है, और ट्रेड जो है उनका सेंट्रल एशिया के साथ भी होता है, वेस्ट एशिया के साथ भी होता है, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी होता है। तो वो पूरी कोशिश करते थे कि ये ट्रेड रिलेशंस जो हैं कभी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, ताकि उनके किंगडम जो है वो हमेशा प्रॉस्पर रहे, उनकी प्रॉस्पेरिटी कभी कम ना हो। द मुगल कोर्ट. The reign of Shah Jahan is considered to be the golden period of the Mughal rule in India. The emperor sat on the famous peacock throne. The courtiers and nobles had their seats fixed at the court. They showed great respect to the emperor. The business of administration was transacted in the court. The officers gave their reports and took instructions from the emperor.
The emperor also met the common people at fixed hours at Diwane-Am and heard their grievances. When the emperor went on official tours, the courtiers also moved with him. तो अगर मुग़ल कोर्ट की बात करें तो शाहजहां का जो शासनकाल था उसको कई हिस्टोरियंस गोल्डन पीरियड मानते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स नहीं हुए, शाहजहां ने बहुत ज़्यादा कॉन्कर करने की कोशिश नहीं की, तो वॉर्स ज़्यादा नहीं हुए और पीस का एटमॉस्फेयर बना रखा, शांति का एटमॉस्फेयर बना रहा। और उस टाइम पर जो मुग़ल एम्पायर था वो काफ़ी रिच भी था, काफ़ी प्रॉस्पर कर रहा था। जो एम्परर होता था वो पिकॉक थ्रोन पे बैठता था। पिकॉक थ्रोन जो है वो काफ़ी फेमस हुआ करता था। वो पूरा गोल्ड का बना हुआ थ्रोन था और उसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे और वो पिकॉक के शेप में था और वो बहुत ब्यूटीफुल था। और जितने भी कोर्टियर्स होते थे या नॉबल्स होते थे उनकी सीट्स जो हैं कोर्ट पे हमेशा फिक्स्ड होती थी, वो अपनी अपनी सीट पर बैठते थे और वो एम्परर को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। जो नोबल्स थे उन्होंने कभी बहुत कुछ रिवॉल्ट नहीं किया और कोर्ट में हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा चलता था। वहाँ पर बहुत सारे जो भी पॉलिसीज़ होती थी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज़न लेने हो तो सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से डिस्कस की जाती थी। और जो कॉमन पीपल थे उनके साथ भी एम्परर का इंटरेक्शन होता था। दीवाने आम और दीवाने खास दो सेक्शन होते थे कोर्ट के। तो जो दीवाने खास था उसमें तो कोर्टियर्स और नॉबल्स ही होते थे, लेकिन जो दीवाने आम होता था उसमें कॉमन लोग भी जो हैं वो एम्परर से डायरेक्ट मिल सकते थे। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम एम्परर को बता सकते थे। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इजीली सॉल्व हो जाती थी और करप्शन को डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। और एम्परर्स कभी भी अगर टूर पे जाते थे तो कोर्टियर्स जो हैं वो भी उनके साथ जाते थे, मतलब जो दरबारी होते थे वो भी राजा के साथ जाते थे। अकबरनामा एंड आईना अकबरी। You must be surprised how we know so much about Akbar. Much of it we know from his court historian Abul Fazl, who wrote Akbarnama. This book tells a great deal about Akbar and his times. Akbarnama is in 3 volumes. The first volume deals with the Akbar's ancestors from the days of Timur to those of Humayun. The second volume presents the events of Akbar's reign. The third volume, Aina Akbari, gives information about Akbar's administration and the legal and revenue systems of the empire. It also gives a detailed account of the city and village administration, the duties assigned to police kotwals, inspectors, and the measures taken to regulate prices and to prevent women from becoming sati, burning themselves against their will. अब हमको अकबर के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन था अबुल फजल। अबुल फजल जो था उसने अकबरनामा एक बुक लिखी थी। ये एक हिस्ट्री बुक थी जिसमें अकबर की पूरी हिस्ट्री थी। दैट इज़ अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में भी था, अकबर के बारे में उसने कैसे रूल किया, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, पूरी डिटेल्स जो हैं वो इस बुक में प्रेजेंट है। और ये बुक जो है इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, दैट इज़ इसके 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम है, वो उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया है। तो तैमूर से लेकर हुमायूं तक जो भी लोग हुए उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, कैसे उन्होंने रूल किया, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम में है। जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें पूरा अकबर के शासनकाल में जो इवेंट्स हुए उसके बारे में लिखा गया है। और जो थर्ड वॉल्यूम है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका लीगल सिस्टम कैसा था, उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो थर्ड वॉल्यूम में मिलती है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है। लाइक सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, जो पुलिस कोतवाल्स होते थे
उनको क्या क्या ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी, क्या मेजर लिए गए थे कि प्राइसेस को रेगुलेट कर पाएँ, दैट इज़ कोई भी बहुत ज़्यादा मनमाने दाम पर मनमाने दाम पर कोई भी चीज़ ना बेच पाए। और उन्होंने सती प्रथा को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी कि सती प्रथा एक पहले प्रथा होती थी इंडिया में। उसमें ऐसा होता था कि अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। तो अकबर ने उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की कि अगर कोई लेडी सती नहीं होना चाहती है तो उसको ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर आप जला नहीं सकते हो। ऐसी उसने पॉलिसी बनाई थी, ऐसा उसने रूल बनाया था। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, or you can contact us on WhatsApp also. The number is given in the description box below. The links to other chapters and other parts of this chapter are also given in the description box below. Thank you everyone.